हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी। ठीक, तो इसमें हम इसका परिभाषा देखेंगे और कुछ अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। जैसे इसका नाम है केमिकल काइनेटिक, यानी रसायन के अब काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक्स का मतलब आप जानते हैं गति। यहाँ पे बलगतिकी पे आप गतिकी पे फोकस करेंगे। यानी गति का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? गति का मतलब हम लोग समझते हैं स्पीड, कि कितनी स्पीड से कोई भी चीज हो रही है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने स्पीड से हो रही है उसी को रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। तो ये रासायनिक बलगतिकी हो गया, लेकिन हम यही नहीं जानेंगे इसमें, हम इसमें उसकी गति जानेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे वेग कहेंगे। जैसे फिजिक्स में वेग होता है वैसे इसके लिए भी वेग लगाएंगे, और या अब इसको दर कहेंगे। ठीक, दूसरी बात कि अब ये गति कहाँ कहाँ प्रभावित होती है, किन से प्रभावित होती है, तो प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे, कौन कौन कारक इसको प्रभावित करते हैं। और फिर वो जो अभिक्रिया है जिस भी गति से हो रही हो उस कैसे हो रही है, मतलब उसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि भी इसमें आ जाता है। तो रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा देंगे कि ये विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसका अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने परिभाषा इसका लिखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की वेग या का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है या कहलाता है, या उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है या इसका उपयोग क्या है। जनरली हम जो भी पढ़ते हैं उसका हमको महत्व उपयोग पता ही नहीं चलता। फिजिक्स का कुछ पता चलता है और मैथ का कुछ ही पता चलता है, सभी चीज़ का नहीं पता चलता। तो इन सब का महत्व उद्योगों में होता है, कंपनी कारखानों में। केमिकल पूरा केमिस्ट्री का उपयोग कारखानों में होता है। वहाँ पे जितने भी रसायन मिल्क बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, वहाँ पर इसका उपयोग होता है रासायनिक बलगतिकी का। भाई कोई दवाई कितनी तेज़ी से रिएक्शन करेगा, असर करेगा शरीर में, उसको जानने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है, रासायनिक बलगतिकी के बारे में। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, खास करके कोई भी रिएक्शन को कितना तेज़ी से करवाना है किसी भी कार्य को। जैसे खेत में खाद मारते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा खाद हो जो बहुत तेज़ी से असर करे ताकि फसल तेज़ी से बढ़े, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग हो जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। रासायनिक बलगतिकी में जानेंगे कि इस कोई भी अभिक्रिया 3 तरीके से हो सकती है। एक बहुत तेज़ हो सकती है, और एक बहुत स्लो हो सकती है, और एक मध्यम हो सकती है। तो इस आधार पर 3 तरह की अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। तो वही हम जानेंगे कि वेग के आधार पर, यानी स्पीड या गति के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो हम जानेंगे अब वेग या दर के आधार पर अभिक्रियाएं। तो पहला तीव्र अभिक्रिया जान लेते हैं। तो कुछ अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तेज गति से होती है, तो इसलिए उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसका खासियत क्या है कि इनका वेग हम सामान्य प्रायोगिक विधियों से नहीं निकाल सकते। सिंपल जो तरीका है कि उत्पाद बनने की दर, कितना उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बनने में कितना समय लग रहा है, हम वेग कैसे निकालते हैं? तो फिजिक्स में वेग निकालते हैं विस्थापन बटा में समय करके, यानी ये विस्थापन इतना से इतना दूर जाने में कितना समय लगा। उसी तरह रसायन में कैसे निकालते हैं, तो उत्पाद बनने की दर, उत्पाद कितना समय में कितना बन रहा है। जैसे 1 सेकंड में 2 ग्राम बन रहा है, 4 सेकंड में 10 ग्राम बन रहा है, तो इस प्रकार निकाला जाता है वेग।
लेकिन यह अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि इतना तीव्र होती हैं कि इनको मिलाते ही कहिए कि तुरंत अभी उत्पाद बन जाता है, यानी समय मिली सेकेंड से भी कम हो जाता है इस कारण से। तो जैसे में कौन सी अभिक्रियाएं इसमें आती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं, ये बहुत फास्ट होती हैं। उदाहरण ले लेता हूँ मैं, आप ले लीजिए AgNO3, ये एक लवण है सिल्वर नाइट्रेट का, और एक NaCl, ये भी एक लवण है, सामान्य नमक जिसको कहा जाता है। हम जैसे इन दोनों के विलयन को, यानी पानी में दोनों मिले हुए हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो तुरंत AgCl का अवक्षेप बन जाता है, तुरंत। ठीक, तो ये बहुत फास्ट होता है, इसमें समय का पता ही नहीं चलता। फिर क्या बन जाएगा? AgCl हो गया, Ag और Cl हो गया, फिर NaNO3 बन जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पे पहले से ही आवेश रहता है, ये आयनों के रूप में हमेशा रहते हैं, ये एक दूसरे से केवल सटे रहते हैं, ये यौगिक नहीं बनाते बल्कि केवल एक दूसरे से सटे रहते हैं। आयनिक यौगिकों में यही होता है। और जैसे हम पानी माध्यम, किसी भी माध्यम में डाला जाता है, तुरंत ही अलग हो जाते हैं। ठीक, अब दूसरा होता है अति मंद अभिक्रिया, उसे देख लेते हम लोग। दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं, यानी वेरी स्लो रिएक्शन है। तो नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही धीरे धीरे होगा यह अभिक्रिया। और एक और ख़ास बात है इनकी कि ये अभिक्रिया महीनों या सालों में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाते। मतलब महीना बीत जाए या साल बीत जाए तो भी परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। जैसे लोहे में जंग लगना है ना, वो हवा और O2 और आर्द्रता H2O की उपस्थिति में क्या होता है, जंग लग जाता है लोहे में। तो बहुत समय लगता है, महीनों या सालों भर में लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कौन देखने जाए और कौन इसका हिसाब रखने जाए, यानी कोई महीना या साल भर तो ताकेगा नहीं, इसलिए ये उपयोगी नहीं होता अभिक्रिया। तो हमारे लिए उपयोगी पहला वाला था तीव्र अभिक्रियाएं, और ये अभी तीसरा जो है मध्यम अभिक्रियाएं, ये ज़्यादा उपयोगी होती है। तो अब तीसरा हम लोग देखेंगे मध्यम अभिक्रिया। तीसरा है मध्यम अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शन। ये क्या होता है? तो मान लीजिए, मानेंगे नहीं बल्कि हम लोग समझेंगे कि अगर अभिक्रिया ना ही ज़्यादा तेज हो रही है ना ही ज़्यादा स्लो हो रही है तो वो मध्यम अभिक्रियाएं कहलाएंगी। मतलब ये अभिक्रिया मध्यम वेग से होती है। जैसे जलीय विलयन में, यानी पानी में हम इच्छु शर्करा मिलाएं। इच्छु शर्करा मतलब वही शुगर जिसको कहा जाता है केन शुगर या सुक्रोज कहा जाता है, जिसका सूत्र चीनी का सूत्र ही होता है C12H22O11। तो इसका प्रतिलोमन हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं C12H22O11, इसको इच्छु शर्करा कहिए या सुक्रोज कहिए या चीनी कहिए। ठीक, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो होता क्या है कि इसका प्रतिलोमन हो जाता है। मतलब C12H6H12O6 फिर C6H12O6 बनता है और इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज। इसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज या फ्रक्टोज। यानी दोनों का अब ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो बस दोनों का ज्यामिति अलग अलग होता है तो सूत्र एक ही जैसा, लेकिन इसका ज्यामिति अलग होता है। वो समावयवता पढ़े होंगे, प्रकाशीय समावयवता या ध्रुवण समावयवता, जिसमें इसकी ध्रुवता अलग अलग होती है। इस कारण से ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है। ठीक, लेकिन हाँ एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, इसलिए प्रतिलोमन कह रहा है। उसी तरह स्टार्च का जल अपघटन होता है, इसको हम लोग मंड कहते हैं, उसको भी देखिए। तो स्टार्च या मंड का सूत्र होता है C6H10O5 होता है। ठीक, ये एक बहुलक है, यानी ये N श्रृंखलाओं से जुड़ा रहता है। यानी C6H10O5 कई बार एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इसलिए N लिख दिया गया। अब गिना नहीं जा सकता कितना, इसलिए N लिख दिया जाता है। यानी N मतलब बहुलक। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का दूसरे किताब का सबसे लास्टवा टॉपिक है बहुलक 14 अध्याय। कि कितना अध्याय नहीं पता,
तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। फिर तब ये कितने अणुओं, जल के कितने अणुओं से जुटेगा, n अणुओं से, और क्या बना लेगा, माल्टोस बना लेगा। माल्टोस या टोज एक ही बात है, टोज लिखिए। इसका भी सूत्र होता है C12H22O11। तब सुक्रोज और माल्टोस में अंतर क्या है, तो बस वही ज्यामिति का अंतर है, ध्रुवीयता का। ये भी n बार आएगा, हो गया। यह है स्टार्च, इसको आप मंड भी कह सकते हैं, तो सुनाई होगा, मंड आलू में पाया जाता है। यह भी एक रासायनिक यौगिक है। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग वेग क्या होता है और वेग, तीव्र, औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में खाली हमने अभिक्रियाएं जाने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।